अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हाँ, हम पहले एक वीडियो पे डिस्कस कर चुके हैं द कम्प्लीमेंट एक्टिवेशन या कम्प्लीमेंट सिस्टम का, जिसमें हमने क्लासिकल पाथवे पढ़ा था फॉर कम्प्लीमेंट एक्टिवेशन। अल्टरनेटिव पाथवे की बात करने जा रहा हूँ मैं यहाँ पर। हम अब कम्प्लीमेंट एक्टिवेशन के अल्टरनेटिव पाथवे के बारे में डिस्कस करेंगे कि जो क्लासिकल पाथवे था उसमें तो एंटीबॉडी एंटीजन कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व था और वो एंटीबॉडी डिपेंडेंट एक्टिवेशन थी। लेकिन जो अल्टरनेटिव पाथवे होता है इसमें एंटीबॉडी एंटीजन कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व नहीं होता और ये एंटीबॉडी डिपेंडेंट कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन नहीं होती। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट एक्टिवेशन है। ठीक है, इसमें जो मतलब सरफेस मार्कर कोई प्रोटीन है या कोई केमिकल है जो कि माइक्रोब की सरफेस के ऊपर मौजूद है, वो डायरेक्टली कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन करवा सकता है। देखिए ज़रा, एंटीबॉडी इंडिपेंडेंट पाथवे है, ए बी इंडिपेंडेंट पाथवे। In alternate pathway, many unrelated cell surface substance, for example bacterial lipopolysaccharide जिसे एंडोटॉक्सिन कहते हैं, फंगल वॉल सेल वॉल और वायरल इन्वेलप कैन इनिशिएट द प्रोसेस बाय बाइंडिंग C3 एंड फैक्टर बी। कहते हैं कि अल्टरनेटिव पाथवे में जो सेल की सरफेस होती है, बैक्टीरियल सेल की सरफेस, जैसे लिपोपोलिसैकेराइड्स हैं जिन्हें एंडोटॉक्सिन भी कहते हैं, या फंगस की सेल वॉल होती है उसकी बनी हुई काइटिन की, या जो वायरस के ऊपर इन्वेलप होती है, बाज़ औक़ात वो जो इन्वेलप्ड वायरस होते हैं उनकी जो इन्वेलप होती है उसके ऊपर वो स्पाइक प्रोटीन वगैरह वो इनिशिएट कर सकते हैं, एक्टिवेट कर सकते हैं C3 और फैक्टर बी के साथ बाइंड करके। ठीक है, फिर क्या होता है, दिस कॉम्प्लेक्स क्लीव बाय प्रोटीएज फैक्टर डी। कहता है जो C3 और फैक्टर बी है, इन एक तीसरा प्रोटीएज है जो इन्हें तोड़ेगा और तोड़ने के बाद तब्दील कर देगा किस में, उनके एक्टिवेटेड फॉर्म में। मतलब फैक्टर डी एक प्रोटीएज एंजाइम है जो C3 को तोड़ेगा और तोड़ के C3A और C3B बना देगा, और कैपिटल बी को तोड़ेगा, तोड़ के कैपिटल बी ए और कैपिटल बी स्मॉल बी बना देगा। अब C3B और बी स्मॉल बी दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और ये एक कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। ठीक है, और ये कॉम्प्लेक्स जो है ये C3 कन्वर्टेज जनरेट करेगा मज़ीद C3B को। मतलब ये बताते ख़ुद भी C3 कन्वर्टेज के तौर पे काम करेगा और C3B को एक्टिवेट करेगा। तो जो C3 कन्वर्टेज है उसकी एक्टिविटी के नतीजे में क्या होगा, C3B, मतलब ये एक्टिविटी होगी किसकी, C3B और B स्मॉल बी की, ये जनरेट करेगा किसको, C3B, B स्मॉल बी, और एक और 3B उसके साथ अटैच कर देगा। मेरी बात होपफुली आप समझ रहे होंगे। यानी कि C3 पहले टूटा किसकी वजह से, फैक्टर डी की वजह से। इसी तरह B टूटा किसकी वजह से, फैक्टर डी की वजह से। उन दोनों के B यानी कि लार्जर फ्रेगमेंट्स आपस में भी जुड़ गए और माइक्रोब की सरफेस पे अटैच हो गए। अब उन्होंने मज़ीद C3 को तोड़ा और क्या बना दिया, C3B, और वो भी वहाँ पर अटैच हो गया। अब यहाँ पर 3 फ्रेगमेंट्स जुड़ गए हैं, एक C3B, फिर B स्मॉल b, फिर 3B। ये तीनों फ्रेगमेंट्स मिलकर क्या बना रहे हैं, C5 कन्वर्टेज बना रहे हैं। और C5 कन्वर्टेज जो है ये बिल्कुल वैसे ही काम करेगा जिस तरह 4B 2A 3B कॉम्प्लेक्स ने क्लासिकल पाथवे में काम किया था। तो ये काम करके क्या करेंगे, जो C5 है उसे तोड़ के C5B और C5A बना देंगे। ठीक है, और अल्टरनेटिव पाथवे मोर इम्पॉर्टेंट होता है फर्स्ट टाइम वी आर इन्फेक्टेड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अगर हमें पहली दफ़ा किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जब वो हमें अफेक्ट करता है, इन्फेक्शन कॉज करवाता है, तो उस सूरत में अल्टरनेटिव पाथवे बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि क्लासिकल पाथवे के लिए तो वेट करना पड़ेगा कि एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो, मतलब पहले पैथोजन रिकॉग्नाइज्ड हो, फिर उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो, फिर एंटीबॉडी एंटीजन के ऊपर अटैच हों। ठीक है, लेकिन इसके लिए इस तरह का कोई वेट करना नहीं पड़ेगा, ये डायरेक्टली कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट कर देगा। ठीक है, देखें ज़रा, यूजली एक्टिवेटेड बाय प्रोडक्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिन्हें हम एंडोटॉक्सिन कहते हैं, एंड अदर एक्टिवेटर इंक्लूड, और दूसरे भी कुछ एक्टिवेटर होते हैं जैसे कॉम्प्लेक्स होते हैं जिनमें इम्यूनोग्लोबिन ए होता है, या कुछ वायरस इन्फेक्टेड सेल भी होते हैं। ठीक है, जैसे EBV, ये एक वायरस है जो कि उस सेल को इन्फेक्ट कर रहा है। उसके अलावा मैनी ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म हैं जो कि अल्टरनेटिव पाथवे में C3 को एक्टिवेट कर सकते हैं। उसके अलावा पैरासाइट है जैसे ट्रेपेनोसोमस और लेशमीनिया वगैरह, ये एक्टिवेट कर सकती हैं। एरिथ्रोसाइट, कार्बोहाइड्रेट्स, ये एक्टिवेट कर सकते हैं। तो ये काफ़ी चीज़ें हैं जो कि C3 को एक्टिवेट कर सकते हैं।
अब यहाँ पर आपके पास कंपोनेंट आ गए हैं किसके, अल्टरनेटिव पाथवे के। आप देख सकते हैं C3 टूटेगा C3A और C3B में, फैक्टर B टूटेगा फैक्टर बी ए बी स्मॉल ए बी स्मॉल बी में, ठीक है। जो B है उसके अपने भी एक्टिवेट काम है, और B स्मॉल b जो है वो जुड़ जाएगा किसके साथ, C3 के साथ। और फैक्टर D तोड़ने के लिए काम आता है B और C3 को, जब वो दोनों आपस में जुड़ जाती हैं तो फिर ये उन्हें तोड़ देता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, कई और फैक्टर हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं। अब देखिए आपके पास ना ये एक डायग्राम है जो सारी सिचुएशन को क्लियर कर रही है। जैसे ये देखिए फॉर एग्जांपल, देयर आर C3 हाइड्रोलाइज द स्पॉन्टेनियसली C3B फ्रेगमेंट अटैच टू द फॉरेन सरफेस। कहते हैं C3 हाइड्रोलाइज होएगा खुद अचानक से, और उसका C3 फ्रेगमेंट जो है वो अटैच हो जाएगा फॉरेन जो माइक्रोब है उसकी सरफेस के ऊपर। ये देखें C3 टूटा, C3B और C3A बन गया। अब C3B जो है ये आपको नीचे से ऐसे सरफेस उसने ना उबार के दिखाई हुई है, उसके साथ जुड़ गया है। अब एक फैक्टर B आया है, फैक्टर B जो है वो जाके इधर जुड़ गया। फैक्टर B को आके फैक्टर D ने तोड़ दिया है। देखे ना, पहले फैक्टर B डायरेक्ट जुड़ गया था, तो ये C3B बनेगा। फैक्टर D आके B वाले को तोड़ेगा तो C3B और B स्मॉल b बन जाएगा, ठीक है। इसके साथ प्रॉपर्डीन एक और नया कह लें कि फैक्टर अटैच होगा जो कि बना देगा इसे C3 कन्वर्टेज में, और C3 कन्वर्टेज क्या करेगा, मज़ीद C3 को तोड़ेगा। एक उसका B फ्रेगमेंट होगा और एक क्या होगा उसका A तो जो सा वो जाके ऑप्सोनाइजेशन करवाएगा, डिफ्यूज़ हो जाएगा, लेकिन जो B है वो अटैच हो जाएगा इसके साथ। तो अब नया एक कह लें कि एक्टिवेटर बन गया जिसको बार ऊपर डाल के प्रेजेंट किया गया है C3B B स्मॉल b 3B, ठीक है। यहाँ पर ये बेटा B कैपिटल लिखा हुआ है, इसे छोटा कर लीजिएगा, B स्मॉल b होना चाहिए, 3 स्मॉल b। इसे कहा जाएगा C5 कन्वर्टेज, ठीक है। C5 या C3 लिखा हुआ है, आप इसे करेक्ट कर लीजिएगा, C5 कन्वर्टेज। C5 कन्वर्टेज क्या करेगा, C5 को तोड़ेगा, C5B और C5A बना देगा। समझ आ रही बात की। जो C5B है वो पिछले क्लासिकल पाथवे की तरह मेम्ब्रेन अटैकिंग कॉम्प्लेक्स बनाएगा, और मेम्ब्रेन अटैकिंग कॉम्प्लेक्स के नतीजे में क्या होगा, जो पैथोजन है उसकी मेम्ब्रेन में पूरा एक पोर बन जाएगा, जिस पोर से पानी भरेगा और उस पैथोजन को डिस्ट्रॉय कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट ये हमारे पास पाथवे है लेक्टिन पाथवे। इसमें क्या होता है, इसे MBL पाथवे भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि लेक्टिन पाथवे में मैनन बाइंडिंग लेक्टिन, ठीक है, मौजूद होती है, जिसको हम मैनोज बाइंडिंग प्रोटीन भी कहते हैं। बाइंड टू द सरफेस ऑफ माइक्रोब, ये उस माइक्रोब के साथ जुड़ती है प्रोटीन जिसके पास मैनन मौजूद होता है। मैनन क्या है, दैट इज़ अ पॉलीमर ऑफ शुगर, ये एक शुगर का पॉलीमर है जिसका नाम है मैनोज। मैनोज आप जानते हैं बेटा, मैनोज एक किस्म की ना वो हेक्सोज की आइसोमेरिक फॉर्म है, ठीक है। तो मैनोज जिस तरह ग्लूकोज पॉलीमर बनाता है ना, तो स्टार्च वगैरह बनाता है, इस तरह मैनोज पॉलीमर बना के मैनन बना देता है, ठीक है ना। ये शुगर है, मतलब ग्लूकोज पॉलीमराइज होगा, स्टार्च अमाइलोज ग्लाइकोजन इस तरह की चीज़ें बनाएगा, लेकिन उसकी एक आइसोमेरिक फॉर्म है जिसका नाम है मैनोज। ये पॉलीमराइज्ड होगा तो नतीजे में क्या बनाएगा, मैनन बना देगा, एक शुगर बना देगा। उसके बाद बाइंडिंग कॉजेज एक्टिवेशन ऑफ MASP, यानी कि मैनन बाइंडिंग प्रोटीन एसोसिएटेड सीरीन प्रोटीएज, ठीक है। M फॉर मैनन बाइंडिंग प्रोटीन, A फॉर एसोसिएटेड, S फॉर सीरीन एंड P फॉर प्रोटीएज। यानी कि ये ऐसे एंजाइम को एक्टिवेट करेगा जो MBP एसोसिएट सीरीन प्रोटीएज है, ऐसा प्रोटीएज जो कि सीरीन अमाइनो एसिड से तोड़ने का या अटैच होने का काम शुरू करेगा, फिर आगे वो प्रोटीन को तोड़ेगा, क्लीव करेगा। इसमें क्या होगा, क्लीव किया जाएगा C2 को और C4 को, और एक्टिवेट जिस तरह एक्टिवेट किया जाएगा क्लासिकल पाथवे को। अब यहाँ पर पाथवे एक्टिवेट क्लासिकल ही हो रहा है, बट एक्चुअल क्लासिकल पाथवे में जो पीछे एक्टिवेटर होता है वो C1 से स्टार्ट होता है। मतलब उसमें आपको याद होगा C1 प्रोटीन जो है वो अटैच होती है FC रीजन से उसका CQ, और CQ एक्टिवेट करता है CR1 को, C1R को, फिर दूसरा C1R एक्टिवेट होता है, और ये दोनों एक्टिवेट करते हैं C1S को, और C1S जो है वो तोड़ते हैं C2 और C4 को। यहाँ पर भी C2 और C4 टूट रहे हैं, C2A लार्जर यूनिट, C4B लार्जर यूनिट, दोनों सरफेस के ऊपर जुड़ जाएंगी और C4B 2A बना देंगी, जिसके साथ फिर बाद में जो टूटेगा वो C3A होगा,
और C3 फिर आगे इसी तरह चलता रहेगा और स्टेप आगे चलेगा। जैसे आप ये देख सकते हैं, ये यहाँ पर मैनोज बाइंडिंग लेक्टिन है, ठीक है। ये बाइंड करेगी फॉरेन सरफेस की शुगर पर और एक्टिवेट करेगी एक एंजाइम को जिसका नाम होगा MBL एसोसिएट प्रोटीएज एंजाइम, ठीक है। ये इसे MASP1+2 कहा जाएगा और ये बाइंड करेगा MBL के साथ, यानी कि मैनोज बाइंडिंग लिक्टिन के साथ, और जनरेट करेगा किसको, एक्टिवेट C1 लाइक कॉम्प्लेक्स को। मतलब ये जिस तरह C1 पीछे बनता है ना क्लासिकल पाथवे में, उसी तरह C1 लाइक ये पाथवे खुद बना देगा और ये फिर तोड़ेगा किसको, C4 और C2 को, और बना देगा C2A C2B C4A C4B। अब ये जो C4B है ये लार्जर है, यहाँ पे C2A लार्जर है, ये दोनों आपस में जुड़ के C4B2A बनाएंगे, जो एक्टिवेट करेंगे किसको, C3 को। C3 के भी दो ऐसे टूट जाएंगे फ्रेगमेंट्स, एक C3A बनेगा और C3B। जो C3B है वो इनके साथ जुड़ जाएगा और क्या बनाएगा, C4B2A3B, जो कि C5 कन्वर्टेज होगा और C5 कन्वर्टेज टूटेगा किस में, C5B में, और C5B अपने साथ C6 को C7 को जुड़ेगा, C8 को जुड़ेगा और पोली C9 जुड़ के मेम्ब्रेन अटैकिंग कॉम्प्लेक्स बना देंगे। तो ये बेटा लेक्टिन पाथवे है, लेकिन लेक्टिन पाथवे बिल्कुल वैसे ही काम कर रहा है जिस तरह क्लासिकल पाथवे काम कर रहा है। बस फ़र्क ये है कि क्लासिकल पाथवे में C1 होता है और लेक्टिन पाथवे में C1 की जगह पर मैनोज बाइंडिंग प्रोटीन एसोसिएट सीरीन प्रोटीएज होता है, ठीक है, जो कि इन C2 और C4 को तोड़ता है। अच्छा, मेम्ब्रेन अटैकिंग कॉम्प्लेक्स, उसमें क्या होता है, C5 क्लीव होगा C5A और C5B में। C5B क्या करेगा, स्ट्रक्चरली होमोलोगस C3 C4 से मिलती जुलती प्रोटीन को क्या करेगा, थायोएस्टर को बॉन्ड बनाएगा और C5B इनिशिएट करेगा फॉर्मेशन ऑफ मैक यानी कि मेम्ब्रेन अटैकिंग कॉम्प्लेक्स को। वो कैसे बनेगा, C5B के साथ C6 C7 C8 जुड़ेगा और मल्टीपल C9 मालिक्यूल जुड़ेंगे, ठीक है। यानी कि C5B के साथ बाइंड करेगा C6 C7 और वो रिक्रूट करेगा C8 को, और C8 क्या करेंगे, पेनिट्रेट कर लेंगे मोर डीपली द मेम्ब्रेन। फिर उसके पास C9 पोली C9, ढेर सारे C9 बनेंगे और फॉर्म करेंगे एक पोर फॉर्मिंग मालिक्यूल को विद होमोलॉजी टू परफोरिन, जो बिल्कुल परफोरिन से मैच करेगा। परफोरिन सुराख करने वाली प्रोटीन को कहते हैं। एंड कॉम्प्लेक्स बनेगा C5B678 जो कि नाइडियस ऑफ मतलब मल्टीपल C9 को अपने साथ जोड़ेगा, पोलीमराइज करवाएगा और मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा जो पेनिट्रेट करेगा मेम्ब्रेन को बाइलेयर टू फॉर्म पोर्स, मेम्ब्रेन की लिपिड बाइलेयर को और पोर बना देगा और ये डिसरप्ट करेगा, ऑस्मोटिक बैरियर ख़त्म हो जाएगा, लीडिंग टू द स्वेलिंग एंड लाइसिस ऑफ सस्पेक्टेबल सेल। क्योंकि अब वहाँ से सेल में पानी अंदर दाखिल होना शुरू होगा तो सेल में पानी भर जाएगा और वो क्या करेगा, सेल को ब्रस्ट कर देगा, उसकी लाइसिस करवा देगा। ये आपके पास देखे पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स कैसे बन रहा है। ये C1 है, अटैच हुआ FC रीजन के साथ, उसने एक्टिवेट किया था C2 को, बना था C4B2A, फिर उसने एक्टिवेट किया था C3 को, बना था C4B2A C3B, उन्होंने एक्टिवेट किया था C5 को तो बन गया C5B, C5B ने अपने साथ C6 C7 को जोड़ा तो C5B67 और साथ 8 जुड़ गया C5B678। ये इन्होंने क्या किया, पेनिट्रेट किया मेम्ब्रेन को डीपली। जैसे मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट किया अपने साथ पोली C9 को जोड़ा और पोली C9 जोड़ के एक सुराख बना दिया। अब इस सुराख से पानी बीच में से अंदर आएगा और सेल स्वेल होकर क्या होगा, फट जाएगा। बायोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट के क्या इफेक्ट्स हैं, इसमें जो C3B है और C1Q है, ठीक है। पहले सबसे पहला इफेक्ट आ रहा है ऑप्सोनाइजेशन, जिसमें C3B और C1Q है, ये इन्हांस करते हैं फैगोसाइटोसिस को। फिर कीमोटैक्सिस कैसे होती है, C5A ये डिफ्यूज़ हो जाता है, C5 C6 C7 कॉम्प्लेक्स बनाता है, ठीक है, जो अट्रैक्ट करते हैं किनको, न्यूट्रोफिल्स को, और C5 इन्हांस करता है एडहेसिवनेस ऑफ न्यूट्रोफिल टू द एंडोथेलियम। जो ब्लड सर्कुलेशन में न्यूट्रोफिल्स गुजर होते हैं वो ब्लड वेसल्स के एंडोथेलियम के साथ चिपक जाते हैं और चिपकते सारी जहाँ से खाली जगह मिलती है वहाँ से डायबिटीज करके बाहर आ जाते हैं। फिर फाइलाटॉक्सिन, इसमें C3A C4A C5A, जितने भी A वाले पोर्शन है मैंने बताया था ये डिफ्यूज़ होंगे। ये डी ग्रैनुलेशन करवाते हैं मस्ट सेल की, बाइंड करते हैं डायरेक्टली टू द स्मूथ मसल ऑफ ब्रोंक्यूल के स्मूथ मसल के साथ जुड़ते हैं और उनको स्वेल करवाते हैं, जिसके लिए नतीजे में क्या होता है, ब्रोंक्योस्पेज़म। और C3B जोन्स है वो एक ऑप्सिन
मालिक्यूल ऑप्सिनिन्स मालिक्यूल्स है जो कि बाइंड करता है बोथ टू द बैक्टीरिया एंड फैगोसाइट और ऑप्सोनाइजेशन करवाता है, मतलब बैक्टीरिया के साथ भी जुड़ेगा और फैगोसाइट्स के साथ भी जुड़ेगा तो ऑप्सोनाइजेशन करवाएगा। ठीक है, जैसे आप ये देखते हैं ये एक बैक्टीरिया, उसके साथ ये इम्यूनोग्लोबुलिन जुड़ा, फिर इम्यूनोग्लोबुलिन के ऊपर ये साथ ही C3b जुड़ गया, इस C3b ने क्या किया, फैगोसाइटोसिस करवा दिया, जैसे ये अटैच हुआ फैगोसाइटोसिस हो गया। मतलब देखो ना, ये एक बैक्टीरिया, उसके साथ एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स उसने एक्टिवेट किया कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन को, कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन में C3b बच गया, C3b जो उनसे है वो क्या हुआ, अटैच हुआ किसके साथ, रिसेप्टर के साथ जो फैगोसाइटोज का है, और फैगोसाइटोज के रिसेप्टर ने अंदर की तरफ फोल्डिंग की, मेम्ब्रेन की तरफ उसकी क्या करवा दी, फैगोसाइटोसिस। ठीक है, फिर उसके अलावा साइटोलाइसिस करवाते हैं, यानी कि सेल को डैमेज करवाते हैं, मेम्ब्रेन अटैकिंग कॉम्प्लेक्स होता है जो सुराख बनाता है जिसके नतीजे में सेल डैमेज हो जाता है। उसके अलावा इन्हांस करते हैं एंटीबॉडी प्रोडक्शन को, यानी कि जो C3b है इसके रिसेप्टर मौजूद होते हैं ऑन द सरफेस ऑफ एक्टिवेटेड बी सेल, और बी सेल को ये जाके एक्टिवेट करता है और मज़ीद एंटीबॉडी प्रोडक्शन करवा सकता है। जैसे ये बीच में वही जो डायग्राम है मैंने रिपीट की है। उसके अलावा रेगुलेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को किस तरह रेगुलेट किया जा सकता है, मतलब उसे कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, तो उसमें कई इनिप्टर हैं, कई फैक्टर हैं जो कि उसे रेगुलेट करते हैं। जैसे सबसे पहले यहाँ पर C1 इनिप्टर है, एन इंपॉर्टेंट रेगुलेटर ऑफ क्लासिकल पाथवे, ये क्लासिकल पाथवे का एक अहम रेगुलेटर है, एक सेरीन प्रोटीएज इनहिबिटर है, और ये इरिवर्सिबल बाइंड करेगा इनएक्टिव C1R के साथ, C1S के साथ, एज वेल एज MASP इन लिक्टिन के पाथवे में भी ये उसके साथ जुड़ेगा। मतलब ये C1 इनहिबिटर क्या करता है, C1 के जो एक्टिवेटेड पोर्शन है, C1 का मैंने बताया था जो सबसे ज़्यादा एक्टिवेटेड पोर्शन होता है वो C1S होता है जो कि C2 और C4 को तोड़ता है। अगर ये C1 इनहिबिटर जाके C1S या C1R के ऊपर जुड़ जाएगा तो नतीजे में C1R जो उनसे है वो C1S को एक्टिवेट नहीं कर सकेगा, और अगर C1 पे S पे जुड़ जाएगा तो वो C2 और C4 को तोड़ नहीं सकेगा। इसी तरह अगर लेक्टिन पाथवे की बात करें तो उसमें वो क्या कहते हैं, मैनोज एसोसिएटेड प्रोटीन जो सीरीन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स जो बनेगा उसके साथ अगर जुड़ जाएगा तो तब भी C4 और C2 टूट नहीं सकेगा। तो उस वजह से कॉम्प्लीमेंट जो पाथवे है कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन का वो चल ही नहीं सकेगा। फैक्टर H क्या करेगा, रेगुलेट करेगा अल्टरनेटिव पाथवे को, रिड्यूस करेगा अमाउंट ऑफ C5 कन्वर्टेज, जो कन्वर्टेज बनते हैं उनकी मिकदार को कम कर देगा, विद बोथ को फैक्टर एक्टिविटी ऑफ फैक्टर 1 मेडिएटेड C3b क्लीवेज, यानी कि ये कम कर देगा फैक्टर 1 से मेडिएटेड C3b क्लीवेज को, और डिके करेगा एक्सलरेटिंग एक्टिविटी ऑफ C3b स्मॉल b इन 3 कन्वर्टेज। तो साथ ही जो लिक्टिन पाथवे है या जो अल्टरनेट पाथवे है उसमें जो C3b स्मॉल b बनता है उसे भी रोक देता है। तो मतलब ये रेगुलेट करता है फैक्टर H अल्टरनेटिव पाथवे को, और C1 इनहिबिटर एक्टिव रेगुलेट करता है किसको, क्लासिकल पाथवे को। क्योंकि ये जो क्लासिकल पाथवे में C1 है ये बेसिकली C3 कन्वर्टेज बनाने के रिस्पॉन्सिबल है, और अल्टरनेट पाथवे में जो C3b स्मॉल b है ये C3 कन्वर्टेज बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इन दोनों में C3 कन्वर्टेज को नहीं बनने दिया जाता। फिर पर्पेडीन भी, ये भी अल्टरनेट पाथवे में है, ये भी C3b को स्टेबलाइज करवाता है C3 कन्वर्टेज को, और फैक्टर I ये क्लीव करवा रहा होता है सेल बाउंड और फ्लूइड फेज C3b C4b को, जो इनएक्टिवेट कर देता है C3b को और C4b को। मतलब अगर ये जो फ्लूइड बना है जो कॉम्प्लेक्स है उसे अगर ये फैक्टर 1 क्या करे, तोड़ दे, तो C3b आगे एक्टिवेट नहीं होगा और नतीजे में C5 कन्वर्टेज नहीं बन सकेगा। उसके अलावा डिके एक्सलेटिंग फैक्टर, ये ऐसे फैक्टर हैं जो कि ग्लाइकोप्रोटीन जो सरफेस ऑफ ह्यूमन सेल पर ठीक है मौजूद होते हैं उन्हें रोकते हैं। ये प्रिवेंट करते हैं असम्बली ऑफ C3b स्मॉल b को, ताकि वह आगे जुड़ के एक्सलेट ना कर सकें या बना ना सकें C3 कन्वर्टेज को, और साथ ही मेम्ब्रेन अटैकिंग कॉम्प्लेक्स को भी बनने नहीं देते। ठीक है, और एक्ट्स ऑन बोथ क्लासिकल एंड अल्टरनेटिव पाथवे दोनों के ऊपर ये काम करते हैं। इसी तरह C4b बाइंडिंग प्रोटीन है, अब आपको पता चल गया होगा, C4b को रोक देंगे, इनहिबिट करेंगे और क्लासिकल पाथवे को चलने नहीं देंगे। साथ ही C4 स्प्लिट C4 कन्वर्टेज जो C4 कन्वर्टेज है उससे को क्या करेंगे, तोड़ देंगे। अब C4 कन्वर्टेज कौन है, C1, उसे ये तोड़ देंगे, ठीक है ना, या फैक्टर I। उसके अलावा कॉम्प्लीमेंट रिसेप्टर 1, अब ये कॉम्प्लीमेंट रिसेप्टर 1 वो हैं जिनके ऊपर कॉम्प्लीमेंट सिस्टम आके जुड़ता है, अगर उनके ऊपर बाइंड करके उन्हें रोक दिया जाए, जैसे CD46 है उसको रोक दिया जाए, जिसका नतीजा क्या निकलेगा, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम अटैच नहीं हो सकेगा। उसके अलावा प्रोटेक्टिन CD59 और वर्टिनेक्टिन S प्रोटीन, ये क्या करती हैं, इनहिबिट करती हैं मेम्ब्रेन अटैकिंग कॉम्प्लेक्स को। मतलब कैसे उसे रोकेंगी,
C5B678 जो कॉम्प्लेक्स बनना है, जिसने आगे C9 को जोड़ के मेम्ब्रेन अटैकिंग कॉम्प्लेक्स बनाना है, उसको ये इनहिबिट कर देंगे बनने से और प्रेजेंट होंगी ऑन सेल्फ। ठीक है, सेल अपनी सेल पर ये मौजूद होंगी और प्रिवेंट करेंगी कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम डैमेजिंग दैम, कॉम्प्लीमेंट को रोक देंगी कि कॉम्प्लीमेंट उसे डैमेज ना कर सके। क्लिनिकल एस्पेक्ट्स क्या हैं कॉम्प्लीमेंट्स के? डेफिशिएंसी अगर हो जाए C5C8 की या मेनिन बाइंडिंग लेक्टिन की, तो ये प्री डिपॉजिट करते हैं तो सीवियर नसीरिया बैक्टीरिया, नसीरिया ग्नोराई वगैरह आपने सुनी होगी। नसीरिया जो बैक्टीरिया उसके नतीजे में जो बीमारियां पैदा करती हैं उनकी सीवियरनेस बढ़ा देती हैं, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम नहीं एक्टिवेट होगा। इसी तरह अगर डेफिशिएंसी हो जाए C3 की, तो डेफिनेटली C5 कन्वर्टेज नहीं बनेगा, तो तब भी मेम्ब्रेन अटैकिंग कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा और इसके साथ साथ जो इन्फ्लेमेशन या दूसरी एंटीबॉडी प्रोडक्शन है, ऑप्सोनाइजेशन है, वो अमल भी क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। और डेफिशिएंसी ऑफ C1 एस्ट्रेज इनिप्टर, ठीक है, ये एंजियो एडीमा करवाएगा जिसमें कैपिलरी परमिबिलिटी और एडीमा दोनों क्या होंगी, बढ़ जाएंगी। ठीक है, उसके अलावा डेफिशिएंसी ऑफ DAF, ठीक है, DAF जो उनसे है ये डिके एक्सीलरेटिंग फैक्टर, ठीक है, जब इसकी कमी होगी तो इंक्रीज़ करेगा कॉम्प्लीमेंट मेडिएटेड हीमोलाइसिस को, यानी कि इसमें कॉम्प्लीमेंट सिस्टम ज़्यादा बनेगा और नतीजे में आपके ब्लड सेल्स और दूसरे बॉडी के सेल्स की भी हीमोलाइसिस हो सकती है। पैराऑक्सिमल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिन यूरिया भी हो सकता है, जिसमें आपकी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन की या यूरिन में हीमोग्लोबिन जो डैमेज हीमोग्लोबिन है या ग्लोबिन प्रोटीन है उसकी मिकदार ज़्यादा हो जाएगी। उसके अलावा ट्रांसफ्यूजन मिसमैच, कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन जनरेट करते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ एनाफाइलाटॉक्सिन को या मेम्ब्रेन अटैकिंग कॉम्प्लेक्स को, और ये रेड सेल्स हीमोलाइसिस करवाते हैं। यानी कि आपकी अगर फर्स्ट के बॉडी में मिस मैच हो जाए ट्रांसफ्यूजन से रिलेटेड, तो उसमें भी कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन होगी और जो आने वाले ब्लड सेल्स होंगे उनकी लाइसिस की जाएगी। फिर ऑटोइम्यून डिसीज़, इम्यून कॉम्प्लेक्स जो बनते हैं कॉम्प्लीमेंट के साथ बाइंड करते हैं, लो कॉम्प्लीमेंट लेवल एक्टिवेट करता है इन्फ्लेमेशन को और करवाता है टिश्यू डैमेज को। सीवियर लिवर डिसीज़, इसमें एफिशिएंसी होती है कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन की और प्री डिपॉजिट होती है इन्फेक्शन टू पायोजेनिक बैक्टीरिया, यानी कि जो इन्फेक्शन होता है वो पहले से बढ़ जाता है या जेनेटिक इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, मतलब ये जेनेटिकली सस्पेक्टेबल होते हैं पायोजेनिक बैक्टीरिया, ऐसे बैक्टीरिया से जो टॉक्सिन्स पैदा करते हैं और लीवर को ख़राब कर सकते हैं। फैक्टर 1 डेफिशिएंसी के नतीजे में क्या होता है, लो लेवल ऑफ C3 इन प्लाज्मा, प्लाज्मा में C3 का लेवल कम हो जाता है ड्यू टू अनरेगुलेटेड एक्टिवेशन ऑफ अल्टरनेटिव पाथवे की रेगुलेशन अनरेगुलेटेड एक्टिवेशन होने की वजह से, और रिकरेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शन इन चिल्ड्रन, ये क्या करवाता है, बच्चों में रिकरेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शन करवा देता है। उसके अलावा अगर म्यूटेशन हो जाए फैक्टर 1 जीन की, तो फैक्टर 1 जीन नहीं बनेगी, इम्प्लिकेट करेगा डेवलपमेंट ऑफ हीमोलिटिक यूरेमिया सिंड्रोम, एक बीमारी बनाएगा जिसमें बहुत ज़्यादा हीमोलाइसिस होगी और इसे हीमोलिटिक यूरेनिमिक सिंड्रोम कहा जाएगा। ये जेनेटिक डिसऑर्डर है। ठीक है, तो इसके साथ आपकी क्लिनिकल कंसिक्वेंसेस, रेगुलेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम और बायोलॉजिकल इफेक्ट्स, कॉम्प्लीमेंट्स के बायोलॉजिकल इफेक्ट्स जो उनसे वो भी साथ हो गए, अल्टरनेटिव पाथवे, लैक्टिन पाथवे हो गए, और पिछली स्लाइड में आपके पास क्लासिकल पाथवे हो गया था और कॉम्प्लीमेंट सिस्टम क्या होता है वो हो गया था। तो इसे सुने, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में या वैसे मेल वगैरह करके पूछ सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।